नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में और हम अभी ग्रेजुएशन पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है? हम बायोलॉजी की यहाँ पे बात करते हैं। तो बायोलॉजी में मैं बात करूँ ग्रेजुएशन पोर्शन का जो सिलेबस में दे रखा है आपका उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें पहली यूनिट हमारी चल रही है जिसका नाम है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस टॉपिक के अंदर कौन-कौन सी यूनिट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले सेल साइकिल है, फिर दूसरी क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन है, फिर डीएनए रेप्लिकेशन है, फिर ट्रांसक्रिप्शन है और लास्ट में ट्रांसलेशन है। यदि मैं बात करूँ कि कौन-कौन सी यूनिट हम कवर कर चुके हैं, तो देखना हमने सेल साइकिल यूनिट कवर कर ली, हमने क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट कर लिया, हमने डीएनए रेप्लिकेशन को कंप्लीट कर लिया और कल हमने ट्रांसक्रिप्शन को भी कंप्लीट कर लिया। आज और इस यूनिट का लास्ट जो टॉपिक है ट्रांसलेशन उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे और जिसको हिंदी के अंदर कहा जाता है अनुवादन। ठीक है, ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद करना, अनुवादन करना। ठीक है, अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पीपीटी आपको दिखाई दे रही है इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करने के बाद वहाँ से आप इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ कि जो बुक है जहाँ से कंटेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है उसकी जो पीडीएफ है और बुक कौन सी है वो मैं आपको बता दूँ, या तो सीबीएच की बुक है और एक आरबीडी की जो कॉलेज में बुक चलती है, हम बीएससी में पढ़ते हैं वो वाली। उनकी मैं जो यूनिट वाइज जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें मैंने ज़्यादातर जो कंटेंट है ये वाला कंप्लीट करा दिया, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन अपलोड कर दिया, ये सारे जो है पहली यूनिट में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, वो भी आपको कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करें, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज हम ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, हम बात करें कि इस वीडियो के अंदर कौन-कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन का जो डेफिनेशन है उसकी बात करेंगे, फिर हम ट्रांसलेशन के स्टेप की बात करेंगे और लास्ट में एक छोटा-सा टॉपिक आता है आनुवांशिक त्रिकूट, जिसे अपन जेनेटिक ट्रिपल कोड कहते हैं। ठीक है? ये भी आपका अनुवादन के साथ ही पढ़ा जाता है, इसलिए मैंने इसको इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। चलिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो देखना, ट्रांसलेशन जो है वो जीन अभिव्यक्ति यानी जीन एक्सप्रेशन की अंतिम प्रक्रिया है जिसमें एमआरएनए में संचित आनुवंशिक सूचना का उपयोग करके प्रोटीन प्रोटीन क्या होती है, एक प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, का निर्माण किया जाता है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको वापस रिकॉल करा देता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे देखना, हमारे पास क्या है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, डीएनए पड़ा हुआ है। यदि हम डीएनए से डीएनए ही वापस बनाएंगे, एक प्रोसेस होती है डीएनए से वापस डीएनए बनना, ठीक है, दूसरी प्रोसेस होती है डीएनए से एमआरएनए का बनना, ठीक है, और फिर लास्ट में प्रोसेस होती है एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। तो डीएनए के अंदर जो सूचना निहित है वो क्या बनाने की है, प्रोटीन बनाने की, कि किस प्रकार के प्रोटीन बनने चाहिए। तो डीएनए से जब प्रोटीन बन रहा है, इस पूरी प्रोसेस को अपन कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन कह देते हैं, यानी कि जीन अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। और जीन क्या होता है कि डीएनए का एक पर्टिकुलर खंड होता है, जैसे मान चलिए ये डीएनए है, इसका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, जीन होगा। क्या होगा, जीन होगा। तो ये जब जीन है अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, यानी कि इसके अंदर एक सूचना निहित है कि किस प्रकार की प्रोटीन बननी चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेस कहते हैं। तो डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना। ट्रांसक्रिप्शन होना यानी डीएनए क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है किसके अंदर, एमआरएनए के अंदर। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है तो जो मैसेज हमारे पास था, यानी कि डीएनए के पास जो मैसेज था उसको हमने ट्रांसक्रिप्ट करके किसके फॉर्म में ला दिया, एमआरएनए के फॉर्म में ला दिया। अब उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा, और इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं ट्रांसलेशन। यानी कि उस मैसेज के अंदर क्या है ये तो अब हमें पता चल गया। कौन पढ़ सकता है इसको, राइबोसोम पढ़ सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए के अंदर जो मैसेज है उसको राइबोसोम नहीं पढ़ सकते, राइबोसोम नहीं पढ़ सकते। लेकिन एमआरए के अंदर जो एमआरएनए के अंदर जो मैसेज ट्रांसक्रिप्ट होकर आया है उसको राइबोसोम पढ़ सकते हैं। और हमें पता है प्रोटीन की फैक्ट्री कौन होते हैं, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कौन होते हैं, राइबोसोम होते हैं। कौन होते हैं, राइबोसोम होते हैं। तो हमें एक इस मैसेज को इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि राइबोसोम उसको पढ़ पाएँ और उस हिसाब से प्रोटीन का फॉर्मेशन कर पाएँ। तो डीएनए के पास जो मैसेज है उसको राइबोसोम नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमने उसको क्या किया, ट्रांसक्रिप्ट किया किसके फॉर्म में, एमआरएनए के फॉर्म में। और एमआरएनए के अंदर जो मैसेज आ गया, ट्रांसक्रिप्ट होकर आ गया, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा कि अब हमें कौन सी प्रोटीन बनानी है, एमआर यानी कि राइबोसोम को कौन सी प्रोटीन बनानी है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ट्रांसलेशन को पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि राइबोसोम सॉरी, जो जीन एक्सप्रेशन है उसका अंतिम चरण क्या है, ट्रांसलेशन है। इसका फर्स्ट स्टेप क्या था, ट्रांसक्रिप्शन था या फिर डीएनए रेप्लिकेशन था। और फर्स्ट स्टेप का लास्ट वाला कौन सा आता है, ट्रांसलेशन आता है। इस पूरी प्रोसेस को जीन एक्सप्रेशन या एक और नाम से जाना जाता है जिसे अपन कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। एक इस नाम से और जानते हैं जिसे अपन कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए,
तो ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की का निर्माण किया जाता है किससे, एमआरएनए में जो भी आनुवंशिक सूचना है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसका उपयोग करेंगे और क्या बनाएंगे अपन, प्रोटीन बनाएंगे, जो कि एक प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, अब बात आती है कि ये प्रक्रिया होती कहाँ पर है। तो हमें बताइए ये प्रक्रिया क्या होती है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है, यानी कि कोशिका द्रव्य में ये होती है। और उसमें भी कौन सा अंग काम आता है, तो राइबोसोम का यूज़ किया जाता है, जो प्रोटीन संश्लेषण का मेन स्थान होता है, मुख्य स्थान होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यदि इसको एक सिंपल लाइन में हम समझे तो ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम को प्रोटीन के अमीनो अम्ल क्रम में परिवर्तित किया जाता है। पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, या फिर मैं बात करूँ प्रोटीन का जो मोनोमर होता है, वो क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। आपको पता होगा प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। तो अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड को लिया जाएगा, लाने के बाद उनके अंदर बॉन्ड बनाए जाएंगे। जैसे मान चलिए ये अलग अमीनो अम्ल है, ये अलग अमीनो अम्ल है, ये अलग अमीनो अम्ल है, इनके बीच में क्या बना दिया जाएगा, बॉन्ड बना जाएगा, और जिससे क्या बन जाएगी, एक अलग प्रकार की प्रोटीन बन जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ पे चलने वाली है। अब देखना, इस डायग्राम के अंदर भी ये चीज़ दी गई है कि डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको अपन रेप्लिकेशन कहते हैं, और डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको अपन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और ट्रांसलेशन यानी कि आरएनए से क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है। ये प्रोटीन की क्या बन गई, चेन बन गई। ठीक है, चलिए अब देखना, हम एक बार इसका की पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की, तो हमने देख ली कि ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया जिसमें एमआरएनए के संकेतों के अनुसार राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण होता है। साइट की बात करें कहाँ पर होता है, तो ये प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पर होती है, ये भी हमें पता चल गया। अब बात करते हैं टेम्पलेट की, यानी कि टेम्पलेट क्या होगा, किसके आधार पर प्रोटीन बनाई जाएगी। जो टेम्पलेट होता है एमआरएनए। ठीक है, क्योंकि मैसेज अभी किसके पास है, एमआरएनए के पास है। वो क्या करेगा, एक टेम्पलेट के रूप में काम करेगा, एक आदर्श के रूप में काम करेगा, और ये बताया जाएगा कि किस प्रकार के अमीनो एसिड जो है असेंबल्ड किए जाए, या किस प्रकार के अमीनो एसिड को असेंबल्ड करके प्रोटीन बनाई जाए। ठीक है, हम बात करते हैं कि रॉ मटेरियल हमें क्या क्या चाहिएगा। तो सबसे पहले हमें अमीनो एसिड चाहिए होंगे, क्योंकि इनको जोड़ के ही क्या बनाई जाएगी, प्रोटीन बनाई जाएगी। फिर हमें एमआरएनए चाहिए होगा, क्योंकि ये हमारे लिए टेम्पलेट का काम करेगा। फिर हमें टीआरएनए चाहिए होगा, टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी अमीनो एसिड फ्री अवस्था में घूम रहे हैं, जितने भी अमीनो एसिड फ्री अवस्था में घूम रहे हैं, उनको पहले चार्ज करेगा, चार्ज करने के बाद अपने ऊपर जोड़ेगा, जोड़ने के बाद उसको एमआरएनए यानी कि राइबोसोम के पास लेके आएगा, और तब जाके प्रोटीन बनाई जाएगी। यानी कि ये ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, और किसको ट्रांसफर करने का काम करता है, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम करता है। इसके अलावा हमें राइबोसोम की आवश्यकता होगी, जो कि जिसके अंदर ये सारी प्रोसेस चलने वाली है। इसके बाद हमें कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ेगी, और एनर्जी के रूप में हमें एटीपी और जीटीपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, रॉ मटेरियल क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अगला इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस, यानी कि जो सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन का जो निर्माण हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस रहती है वो 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में रहती है। कहाँ पे, एमआरएनए के ऊपर। ठीक है, चलिए जेनेटिक कोड की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जेनेटिक क्या होता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड का, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिससे अपन क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं, जो एमआरएनए के पास रहता है, कोरिस्पॉन्ड करता है कि एक अमीनो एसिड एक प्रकार की प्रोटीन को ही बना पाए। ठीक है, इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बार बेसिकली हम समझ लेते हैं, जैसे ये सेल का न्यूक्लियस है, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ट्रांसक्रिप्शन मतलब ये डीएनए था, डीएनए से क्या बन गया, एक आरएनए बन गया। इस आरएनए जो है न्यूक्लियर एमआरएनए न्यूक्लियर पोर के द्वारा बाहर आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये एमआरएनए है, इसके ऊपर सारा मैसेज जो है वो कोडेड लिखा हुआ है, आपको ट्रिपलेट फॉर्म में दिखाई दे रहेगा। जैसे यूसीए आ गया, जीजीए आ गया, यूसीजी आ गया, ये सारे क्या है, कोडोन्स है। कोडोन्स जो है वो 3 अक्षर के होते हैं, यानी कि 3 3 करैक्टर के होते हैं, यानी कि 3 अक्षर होते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यूसीए, ये एक अलग कोडोन है, सीजीए ये अलग कोडोन है, यूसीए ये अलग कोडोन है। तो जो टीआरएनए है, टीआरएनए क्या करेगा, इनको पढ़ने का काम करेगा, और इनके आधार पर अमीनो एसिड को खींच के लाएगा, और खींच के लाने के बाद यहाँ पे राइबोसोम क्या कर देगा, इनको पैक करने का काम करेगा। फिर टीआरएनए जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे अमीनो एसिड की जो चेन है वो बन रही है, यानी कि प्रोटीन बनती हुई जा रही है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब प्रोटीन संश्लेषण के हम चरण की बात कर लेते हैं कि कितने स्टेप होते हैं टोटल। तो देखना, सबसे पहला स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो अमीनो एसिड है वो फ्री अवस्था में पड़े रहते हैं, वो बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले उनको सक्रिय किया जाएगा, उनको एक्टिवेट किया जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर आएगा कि ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए, यानी कि अमीनो एसिड का जो है टीआरएनए से जोड़ा जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा, उनको ट्रांसफर करने का काम किया जाएगा। फिर थर्ड स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण है वो मुख्य भाग होता है, और ये 3 चरणों में पूरी होती है, यानी कि 3 स्टेप होते हैं इसके। सबसे पहले होता है चेन का इनिशिएशन, यानी कि श्रृंखला की शुरुआत होती है। ये अलग अलग होती है, यानी कि यूकैरियोट में अलग प्रकार से स्टार्ट होती है, और प्रोकैरियोट में अलग प्रकार से स्टार्ट होती है। बस यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर सेकंड नंबर पे चेन एलोंगिनेशन आएगा, जिसे श्रृंखला का विस्तार भी कहते हैं। फिर थर्ड नंबर पे चेन टर्मिनेशन आ जाएगा, यानी श्रृंखला का समापन हो जाएगा, और लास्ट में हमारे सामने प्रोटीन बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, एक एक स्टेप को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए
सबसे पहले हम अमीनो अम्ल के सक्रियण की बात कर रहे हैं, यानी कि किस तरीके से उसको एक्टिवेट किया जाता है। यानी मैंने आपको अभी बताया, जैसे ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे क्या पड़े हैं, अमीनो एसिड जो है निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए हैं, उनका अभी कोई भी काम नहीं है। तो उनको सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा। एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम का यूज़ किया जाएगा, दूसरा उनमें एटीपी का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो देखना, ट्रांसलेशन शुरू होने से पहले प्रत्येक अमीनो एसिड को सक्रिय यानी कि एक्टिवेट किया जाता है, ताकि वे अपने स्पेसिफिक टीआरएनए से जुड़ सके। यानी कि जो प्रत्येक अमीनो एसिड होता है उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टीआरएनए होता है जिससे उसको अटैच होना होता है, ये उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन होती है। यह प्रक्रिया अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम द्वारा होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस एंजाइम की सहायता से अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, चलिए, द्वारा क्या किया जाएगा, कैटेलाइज्ड किया जाएगा, यानी उत्प्रेरित किया जाएगा। इस एंजाइम की सहायता से एटीपी ऊर्जा का उपयोग करके अमीनो एसिड अपने संबंधित टीआरएनए से जुड़ जाता है। किसकी यूज हो रहा है यहाँ पे, एटीपी का यूज किया जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अमीनो एसिड टीआरएनए, यानी कि अमीन अब टीआरएनए क्या बन गया, अमीनो एसिड टीआरएनए बन गया, जो कि एक प्रकार का चार्ज्ड टीआरएनए है। ध्यान रखना, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि निम्न में से कौन सा चार्ज टीआरएनए कहलाता है। तो जहाँ पे आपको ऑप्शन में अमीनो एसिड टीआरएनए दिख जाए, वो क्या है, चार्ज टीआरएनए है। और जो नॉर्मल टीआरएनए होता है जिसके साथ यानी अमीनो एसिड जुड़े हुए नहीं है, वो क्या है, निष्क्रिय टीआरएनए है। और अमीनो एसिड भी कैसे होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। यदि हम इसके रिएक्शन देखें एक बार, तो देखना, यहाँ पे कोई अमीनो एसिड मान के चलिए, दूसरा आया टीआरएनए, और हमने किसका यूज कर लिया, एटीपी का यूज कर लिया। और साथ में हमने एंजाइम कौन सा यूज ले लिया, ये वाला एंजाइम हमने क्या किया, यहाँ पे यूज ले लिया। तो जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी, ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो इसमें बनेगा क्या, अमीनो एसिड टीआरएनए। एक तो ये चीज बन गई हमारे सामने, और एटीपी में से हमने क्या कर दिया, ऊर्जा निकल गई। ऊर्जा निकलने के बाद क्या बन गया, एएमपी बन गया, और फॉस्फेट यहाँ पे निकल गया। ठीक है, अब जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, अब ट्रांसलेशन के दौरान राइबोसोम पर जाकर एमआरएनए के कोडोन से जुड़ जाता है। ठीक है, वापस ये रिएक्शन यहाँ पे देख लेना, अमीनो एसिड जो है वो टीआरएनए के साथ जुड़ेगा। एंजाइम कौन सा काम आएगा, ये वाला, एटीपी का यूज किया जाएगा, जिससे एटीपी ऊर्जा निकलने के बाद क्या बन जाएगा, एएमपी और फॉस्फेट बन जाएगा। और हमारे पास जो चार्ज टीआरएनए है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, चार्ज्ड टीआरएनए। ठीक है, चलिए, पहला स्टेप यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम आते हैं दूसरे नंबर स्टेप पे। दूसरे नंबर स्टेप की बात करते हैं, अमीनो अम्ल का टीआरएनए से जुड़ना। ये इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। देखना, यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इससे ऊपर ऊपर जो स्टेप दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारा टीआरएनए, जिसे अपन ट्रांसफर आरएनए भी कह देते हैं। ठीक है, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि 11th-12th वाले पोर्शन में था, तो मैंने उसको पहले ही कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो ये क्या है, टीआरएनए है। इसके दो सिरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसका 3 शिरा है, ये इसका 5 शिरा है। इसमें दो लूप पाए जाते हैं, एक होता है डी लूप, और एक होता है टी लूप, या फिर शाई लूप भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो लूप होता है, ये एंटीकोडोन लूप होता है, और इसमें क्या पाए जाते हैं, नीचे की तरफ एंटीकोडोन पाए जाते हैं। जो 3 शिरा होता है, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है, यानी कि यहाँ पे अमीनो एसिड आके जुड़ेंगे, जिसे अपन एसीसी या फिर सीसीए सीक्वेंस भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए, प्रत्येक टीआरएनए के दो मुख्य भाग होते हैं। इन लूप को यदि हम छोड़ दें तो दो मुख्य भाग हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला होता है एंटीकोडोन क्षेत्र, ये रहा एंटीकोडोन क्षेत्र। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एंटीकोडोन क्षेत्र है, जो एमआरएनए के कोडोन को पहचानता है। यहाँ नीचे एमआरएनए है। ठीक है, यहाँ पे तीन तीन ट्रिपलेट में क्या बने हुए हैं, कोडोन बने हुए हैं। ये तीन तीन के ट्रिपलेट में कोडोन बने हुए हैं। ये पहचान करेगा कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री बेस किसके साथ अटैच करेगा। तो ये तीन का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कोडोन है। ये क्या दिखाई दे रहा है, कोडोन दिखाई दे रहा है। ये जो एंटीकोडोन क्षेत्र है, ये क्या करेगा, इसकी पहचान करेगा कि कौन सा मेरा कोडोन है। इसके बाद दूसरा आता है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट जो 3 डैश छोर पर होता है, जिसे अपन सीसीए सीक्वेंस या फिर एसीसी सीक्वेंस भी कह देते हैं। यहाँ पे जो 3 डैश छोर पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसे अपन अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट कह रहे हैं, यहाँ पर आकर कोई भी अमीनो एसिड क्या करेगा, अटैच करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे इसकी पहचान की जाएगी एमआरएनए पर। एमआरएनए पर जैसे ही पहचान हो जाएगी, अच्छा ठीक है, यूसीसीए मान के चलिए, जैसे यूसीए एक कोडोन है। ठीक है, इसका एंटी कोडोन आ गया, ये वाला टीआरएनए। ठीक है, इसके बाद यूसीए के बाद जैसे ही सूचना को पढ़ ले जाएगा, तो इसे पता चल जाएगा कि कौन से अमीनो एसिड को अपने को खींच के लाना है। तुरंत ये उस अमीनो एसिड को बुलाएगा। बुलाने के बाद यहाँ पे अमीनो एसिड आके अटैच हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अमीनो एसिड यहाँ पे इस तरीके से आके अटैच हो जाएगा, और ये एंटी कोडोन यहाँ पे चिपका हुआ है किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। जैसे ही अमीनो एसिड यहाँ आके अटैच हो जाएगा, इसके साथ दूसरा जो अमीनो एसिड यहाँ पे बना हुआ था, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये टीआरएनए यहाँ से हट के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका काम होता है। इसके बाद देखना, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अपने स्पेसिफिक टीआरएनए के 3 डैश छोर से जुड़कर चार्ज टीआरएनए अमीनो एसिड टीआरएनए बनाता है। ठीक है, चलिए,
ये दूसरा स्टेप भी अपना कंप्लीट हो जाता है। अब तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण। ये क्या है, ट्रांसलेशन का मुख्य भाग होता है। इससे 3 चरण होते हैं। पहला होता है चेन का इनिशिएशन यानी श्रृंखला की शुरुआत, दूसरा होता है चेन एलोंगिनेशन और तीसरा होता है चेन का टर्मिनेशन। एक-एक की हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले चेन के इनिशिएशन की बात कर लेते हैं यानी श्रृंखला के शुरुआत की बात कर लेते हैं। दोनों में अलग-अलग प्रकार से होती है। मैंने आपको बताया था यूकेरियोट्स में अलग प्रकार से होती है और प्रोकैरियोट्स में अलग प्रकार से होती है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि इनिशिएशन कोडन कौन सा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी श्रृंखला की शुरुआत की जाएगी तो उसमें इनिशिएशन कोडन का नाम आएगा AUG। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पेपर में पूछा भी ये गया है कि श्रृंखला की शुरुआत वाला कोडन कौन सा है, या श्रृंखला की शुरुआत किस कोडन से होती है। तो आपको ध्यान रखना है AUG कोडन जो है वो हर किसी भी चेन की शुरुआत यहाँ से करता है। ठीक है, ये किसके लिए कोड करता है, तो ये फॉर्मिल मेथियोनिन को कोड करता है। ध्यान रखना, किसको कोड करता है, फॉर्मिल मेथियोनिन को कोड करता है, जिससे अपन शॉर्ट फॉर्म में FMAT भी लिख देते हैं। और जब हम यूकेरियोट्स के अंदर बात करेंगे तो वहाँ से ये फॉर्मूला हट जाएगा और ये केवल मेथियोनिन को कोड करेगा। ठीक है, चलिए राइबोसोम की बात करें तो आपको पता है प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जिनकी 2 सब यूनिट होती है, एक 30S एक 50S। यदि हम इनिशिएशन फैक्टर की बात करें यानी कि कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जो श्रृंखला की शुरुआत में मदद करते हैं। तो पहला होता है IF फर्स्ट यानी कि इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, दूसरा होता है इनिशिएशन फैक्टर 2 और तीसरा होता है इनिशिएशन फैक्टर 3। यानी कि ये 3 फैक्टर जो है इनिशिएशन में हेल्प करते हैं। यदि हम इनिशिएट टीआरएनए की बात करें, इनकी शुरुआत कराने वाला टीआरएनए कौन सा होता है, तो जिसके पास फॉर्मिल मेथियोनिन आके जुड़ गया। ठीक है, जो टीआरएनए फॉर्मिल मेथियोनिन को लेके आ रहा है वही क्या होता है, इनिशिएटर टीआरएनए होता है। तो यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जिस टीआरएनए पर फॉर्मिल मेथियोनिन आके जुड़ चुका है, जो लेकर आ रहा है उसको, वो क्या होगा, इनिशिएटर टीआरएनए होगा। यहाँ पे इसकी प्रोसेस आप देख सकते हैं, हम हिंदी में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होगा, ट्रांसलेशन की शुरुआत इस प्रकार होती है। सबसे पहले क्या होगा, 30S राइबोसोमल इकाई एमआरएनए के साइनोडालग्रेनो सीक्वेंस से आकर जुड़ जाती है। फिर जो इनिशिएटर टीआरएनए है जिसकी हमने बात की थी, जो टीआरएनए के साथ क्या जुड़ा हुआ, फॉर्मिल मेथियोनिन आके जुड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, AUG कोडोन से जुड़ेगा। सबसे पहले किससे जुड़ेगा, AUG कोडोन से जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये इसका इनिशिएशन कोडोन है। उसके बाद 50S जो इकाई है जुड़कर आकर 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएगी। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे पहले राइबोसोम की कौन सी इकाई एमआरएनए पर जाकर जुड़ती है। तो आपको याद रखना है कौन सी जुड़ती है, सबसे पहले 30S आके जुड़ती है। ठीक है, यह प्रक्रिया IF फर्स्ट यानी कि इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तथा GTP ऊर्जा के सहायता से जुड़ती है। आप ध्यान रखना है, यहाँ पे ATP का उपयोग नहीं किया जाता, किसका उपयोग किया जाता है, GTP का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम इसको डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं। देखना, जैसे ही यहाँ पर क्या आ गया, AUG कोडन आ गया, तो सबसे पहले कौन जुड़ रहा है, यहाँ पे 30S यूनिट आके जुड़ रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट आ गया, थर्ड आ गया, सेकंड आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, GTP आ गया। जैसे ही ये TRNA है, ये क्या है, यहाँ पे TRNA है, ये क्या है, टीआरएनए है। टीआरएनए ने जैसे ही एयूजी की पहचान करी, सारे आके यहाँ पे जुड़ गए, इनिशिएशन फैक्टर आके यहाँ पे जुड़ गए और इसके फॉर्मिल मेथियोनिन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा है, चार्ज टीआरएनए है। कौन सा है, चार्ज टीआरएनए है। और इसने यहाँ आके एयूजी को ढूंढ लिया। अब जो 50S है, ये 50S भी आके यहाँ पे जुड़ जाएगी और ये प्रक्रिया इधर की तरफ चलती रहेगी और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है। एक बार यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, इनिशिएशन जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आगे देखना, यूकैरियोट्स में हम इसी प्रकार से देखते हैं कि इनिशिएशन की शुरुआत यानी इनिशिएशन किस प्रकार से होता है, श्रृंखला की शुरुआत किस प्रकार से होती है। देखना, इनिशिएशन कोडन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कहीं भी इनिशिएशन यानी कि शुरुआत की बात होगी तो कोडन एक ही आएगा। उस कोडन का नाम क्या है, AUG कोडन। ठीक है, पेपर के अंदर कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसको कोड करता है, तो ये मेथियोनिन को कोड करता है। वापस मैं बता दूं कि प्रोकैरियोट के अंदर यही किसको कोड कर रहा था, फॉर्मिल मेथियोनिन को कोड कर रहा था। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर किसको कोड करता है, मेथियोनिन को कोड करता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपन मैट लिख देते हैं। ठीक है, यदि हम यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम की बात करें तो वहाँ पे 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जिनकी सब यूनिट 40S और 60S होती है। यदि हम इनिशिएशन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखना, ई जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट से लेके यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सिक्स का एक कॉम्प्लेक्स सेट होता है। यानी कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स का सेट होता है। टोटल 6 कारक जो है यहाँ पे काम आते हैं, इनिशिएशन की शुरुआती कारक यहाँ पे काम आते हैं। यदि हम इनिशिएटर टीआरएनए की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर इनिशिएटर टीआरएनए कौन सा था, टीआरएनए फॉर्मल मेथियोनिन। लेकिन यहाँ पे फॉर्मल नहीं जुड़ा हुआ है, केवल मेथियोनिन है, तो हमने टीआरएनए के ऊपर मैट लगा दिया, जो कि क्या करता है, मेथियोनिन को कैरी करता है। और ये फॉर्मुलेटेड नहीं होता, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। प्रोसेस की हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 40S उप इकाई यानी कि सब यूनिट एमआरएनए के 5' कैप से जाके जुड़ती है और AUG कोडन को खोजती हुई रहती है। ध्यान रखना, जैसे ही AUG कोडन मिल जाता है तुरंत इनिशिएटर टीआरएनए आ जाता है, जो कि मेथियोनेटेड या फिर मैं बात करूँ मेथियोनिन टीआरएनए होता है, जो AUG से आकर जुड़ जाता है।
फिर वापस आकर ऊपर कौन सी जुड़ जाती है, 60S उपायिकाएं आकर जुड़ जाती है और 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाती है। यह प्रक्रिया इनिशिएशन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स जो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होते हैं और जीटीपी ऊर्जा की सहायता से पूरी होती है। आपको ध्यान रखना है कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जीटीपी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो गया, एक बार श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है। इसमें आप वापस देखेंगे तो देखना ये टीआरएनए है, ठीक है, ये कौन सी सब यूनिट है इसकी, 40S सब यूनिट है। ये इसके साथ जुड़ जाएगी नीचे और यहाँ पे किसकी खोज करेगी, किसकी खोज करेगी, एयूजी की खोज करेगी, क्योंकि ये क्या है, इसका इनिशिएशन यहाँ से शुरू होता है, इनिशिएशन कोडॉन है। जैसे ही 40S इस चीज को खोज लेगी, तुरंत मेथियोनेटेड जो टीआरएन है वो आ जाएगा, इसके साथ इनिशियल यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स आके अटैच हो जाएंगे सारे और साथ में क्या आ जाएगा, जीटीपी आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ के जुड़ जाएगा तुरंत 60S भी यहाँ से आ जाएगी और एक बार के लिए श्रृंखला की शुरुआत हो जाएगी, चेन का इनिशिएशन हो जाएगा। इसके बाद श्रृंखला का विस्तार होगा, यानी कि चेन जो है लंबी होगी, जिसे अपन चेन का एलोंगिनेशन भी कह देते हैं। जैसे ही एक बार टीआरएनए का बनना यानी कि प्रोटीन का बनना शुरू हो गया, चेन का इनिशिएशन हो गया, उसके बाद एलोंगिनेशन आएगा, अगला प्रोसेस। इनिशिएशन के बाद एलोंगिनेशन चरण शुरू हो जाता है, जिसमें एक एक करके अमीनो एसिड आकर जुड़ते हुए जाते हैं। राइबोसोम की 3 प्रमुख साइट होती है, यह हमें पता होना चाहिए। पहली होती है ए साइट, जो नया अमीनो एसिड टीआरएनए जहाँ से आता है। दूसरी होती है पी साइट, जो बढ़ती हुई पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें रहती है। और लास्ट में होती है ई साइट, जिसे अपन एग्जिट साइट भी कह देते हैं, जो खाली टीआरएनए बाहर निकलता है। इसको एक बार समझ लेते हैं। देखना, ये राइबोसोम की हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे बात करें तो राइबोसोम में आपको 3 साइट दिखाई दे रही होंगी। पहली होगी ई साइट, फिर है पी साइट और लास्ट में है ए साइट, या फिर इसको आप इधर से ही पढ़ सकते हैं एपीई। जो ए साइट होता है, ठीक है, इसके बाद हम थोड़ी एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे ये वाली जो है लार्ज सब यूनिट, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है और नीचे वाली जो है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है। जैसे मान के चलिए यदि हम 80S आरएनए की बात करें तो यहाँ पे ये 60S है और नीचे वाली कौन सी है, 40S है। ठीक है, एक बार के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एमआरएनए है और ये एमआरएनए बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर आकर सबसे पहले जुड़ती है। एमआरएनए बाइंडिंग साइट की बात करें तो एयूजी कोडॉन यहाँ पे बना हुआ होगा कहीं पे। अब सुनना, मान के चलिए यहाँ पे कोई टीआरएनए पड़ा हुआ है, ठीक है, ये टीआरएनए पड़ा हुआ है और इसके ऊपर कोई अमीनो एसिड आके जुड़ गया, जैसे मान चलिए मेथियोनिन आके जुड़ गया। ठीक है, मेथियोनिन का कोड हमें पता है कौन सा, एयूजी, और यहाँ पे इसने ढूंढ लिया कौन सा, एयूजी को ढूंढ लिया। तो तुरंत ये टीआरएनए सबसे पहले इसके अंदर एंटर करेगा, ए साइट के अंदर एंटर करेगा। इस साइट के अंदर एंटर करने के बाद आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के पी साइट के ऊपर जाएगा और पी साइट पे एक बार के लिए स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या बना हुआ है, यहाँ पे मेथियोनिन पड़ा हुआ है ऊपर की तरफ। फिर जैसे ही ये राइबोसोम इधर की तरफ आगे बढ़ेगा तो अगला कोडन मान के चलिए यूसीसी आ गया, ये यूजीसी आ गया। ये किसी और के लिए कोड करता है, मान के चलिए ये किसी और के लिए कोड करता है, तो एक अलग टीआरएनए यहाँ पे खड़ा हुआ है जो कि अपनी सिर के ऊपर क्या लेके बैठा है, कोई दूसरा अमीनो एसिड लेके बैठा है। कोई भी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल कोई भी अमीनो एसिड लेके बैठा हुआ है। अब तुरंत जैसे ही यहाँ पे पी साइड पे ये खड़ा होगा, जैसे ही अगला टीआरएनए यहाँ ए साइड के अंदर एंटर करेगा, जैसे ही ए साइड के अंदर एंटर करेगा तुरंत यहाँ वाला जो पी साइड पे टीआरएनए था वो ई साइड के ऊपर चला जाएगा और यहाँ से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अब ये वापस से अनचार्ज्ड टीआरएनए बन गया। ठीक है, और ये ए साइट के अंदर से जो ये वाला टीआरएनए था, सेकंड नंबर का टीआरएनए था, ये एंटर करेगा। एंटर करने के बाद ये जैसे ही पी साइट के ऊपर जाएगा तो ये जो मेथियोनिन था इसको आगे भेज देंगे, इसको आगे भेज देंगे और नीचे दूसरी प्रोटीन की जो अमीनो एसिड है वो आगे जुड़ जाएगा। इस तरीके से हैंड्स ऑन, इस तरीके से आगे चेन बनती हुई जाएगी, इस तरीके से आगे चेन बनती हुई जाएगी और प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है वो होती हुई चली जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ पे चीज़ें आपकी समझ में आ रही होगी। चलिए तो ये 3 प्रकार की साइट हमने यहाँ पे देख ली। कितनी प्रकार की साइट होती है, 3 प्रकार की। एग्जिट साइट से जो टीआरएनए बाहर निकलता है। पी साइट पे क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, पी से मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन, और ए साइट का मतलब होता है अमीनो एसिड, टीआरएनए यहाँ पे आके जुड़ता है सबसे पहले। जो एंजाइम होता है पेप्टाइड ट्रांसफरेज के द्वारा ए और पी साइट के अमीनो एसिड में पेप्टाइड बंध बनता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। राइबोसोम एक कोडन आगे बढ़ता है, ट्रांसलोकेशन और प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, एक प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसमें आप वापस देख सकते हैं, जैसे मान चलिए ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए इधर आया, किसको लेके, फेनिल एलिन को लेके आया मान के चलिए, और यहाँ पे ये ए साइट के ऊपर आया। ए साइट के बाद ये पी पे बना रहा, पी पे से लाइसिन को जोड़ रखा है, और यहाँ पे जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा तो ग्रोइंग पेप्टाइड चेन होगी, और यहाँ से ई साइड से इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ भी उपस्थित नहीं है। इसके बाद जो भी अमीनो एसिड था उसको यहाँ पे ले लिया गया और आगे चल के कुछ भी इसको बाहर निकाल देंगे, वापस ये दोबारा चार्ज होकर आएगा तो वापस इसको यहाँ से एंट्री दी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। देखना, अब यहाँ पे टर्मिनेशन होगा, चेन जो है कंप्लीट हो चुकी है, अब पूरी होगी, टर्मिनेशन होगी, अब एंड होगा। एंड के लिए देखना स्टॉप कोडन होते हैं 3, ध्यान रखना है आपको।
ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। स्टॉप कोडन कौन-कौन से होते हैं, तो यूएए, यूएजी, यूजीए आता है, जो कोई भी टीआरएनए उससे नहीं जुड़ पाता, ठीक है? इसकी जगह रिलीज़ फैक्टर राइबोसोम से जुड़ जाते हैं, यानी कि रिलीज़ फैक्टर राइबोसोम से आके जुड़ गए, तो अब यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, श्रृंखला को खत्म कर दिया जाएगा, चेन को बंद कर दिया जाएगा। अब पॉलीपेप्टाइड चेन जो है रिलीज़ हो जाती है और राइबोसोम अपने उप इकाइयों में टूटकर पुनः प्रयोग के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि यहाँ से मान के चलिए प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन चल रही थी, मेथियोनिन था, एलिन था, सेरीन था, लेकिन रात में कौन-सा कोडोन आ गया, यूएए आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसको स्टॉप होना है और चेन आगे अपनी बनती हुई चली जाएगी, ठीक है? देखना, इस डायग्राम के अंदर वापस से हम समझ सकते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म आ गया, साइटोप्लाज्म में ये अलग अलग सब यूनिट है, ठीक है, अलग अलग सब यूनिट है ये, ठीक है। ये आगे चल के क्या करेंगी, दोनों आपस में अटैच होंगी, ये बीच में एमआरएनए है, जो यहाँ से टीआरएनए सबसे पहले आके जुड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, एमआरएनए बिंग ट्रांसलेटेड हो रहा है, यहाँ पे इस राइबोसोम की ए साइट है, ये पी साइट है, और यहाँ पे क्या है, ई साइट है, यानी एग्जिट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, और यहाँ से ये बाहर निकल रहा है। इसके बाद ये जो चेन है बनती हुई जा रही है, जैसे 1 से 2 हो गए, 2 से ये 3 हो जाएंगे, और इस प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। चलो, इस तरीके से हमारा जो ट्रांसलेशन है, यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वो तो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ट्रांसलेशन जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक बार बैठ गया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे सामने, जिसको कहते हैं आनुवंशिक त्रिकूट, जिसे हम जेनेटिक ट्रिपलेट कोड भी कह देते हैं। देखना, जेनेटिक कोड क्या है, वह नियमों का समूह है जिसके अनुसार एमआरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स की अनुक्रम सीक्वेंस को प्रोटीन के अमीनो अम्लों के अनुक्रम में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जेनेटिक कोड है क्या, तो एमआरएनए के ऊपर जितने भी कोड आपको दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का एक अनुक्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, जो कि प्रोटीन के अमीनो अम्लों के अनुक्रम में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मान चलिए ये एक अलग कोडोन है, ठीक है, ये एक अलग कोडोन हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 3-3 के ट्रिपलेट के रूप में अलग अलग कोडोन हमें देखने को मिलते हैं, और ये हमें बताते हैं कि प्रोटीन के लिए कौन सा अमीनो अम्ल बनेगा। इसके बाद एमआरएनए के 3 लगातार बेस, जिसे अपन न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, मिलकर एक कोडन का निर्माण करते हैं। प्रत्येक कोडन एक विशिष्ट अमीनो एसिड को दर्शाता है, इसलिए इसे ट्रिपलेट कोड भी कहा जाता है। एग्जाम्पल की हमें भी बात कर लें, जैसे एयूजी हो गया तो ये मेथियोनिन को कोड करता है, जो कि एक प्रकार का स्टार्ट कोडन भी होता है। यूयूयू की बात कर रहे हैं तो ये फेनिल एलेनिन को कोड कर रहा है। ऐसे ही यूजीए, यूएजी, यूएए, इनको अपन क्या कह देते हैं, स्टॉप कोडन भी कह देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ बुक के अंदर दिए गए हैं, ग्रेजुएशन की बुक का स्क्रीनशॉट है, देखना। श्रृंखला प्रारंभन या फिर आरंभिक कोड कौन सा होता है, तो एयूजी होता है, जो मेथियोनिन के लिए कोड करता है। जीयूजी को प्रोटीन के लिए आरंभन कोडन माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक अमीनो अम्ल के लिए एक विशिष्ट कोडन होता है, जो कि यूजीजी है, जो कि ट्रिप्टोफान को कोड करता है। इसके बाद एक अमीनो अम्ल के लिए 2 कोडन होते हैं, जैसे कि जीएजी, जीएयू ये एस्पार्टिक एसिड को कोड करते हैं। इसी तरीके से एएसी, एएजी ये एस्परजीन को कोड करते हैं। एक अमीनो अम्ल के लिए 3 कोडन भी होते हैं, वो कौन सी है, आइसोलेशन, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन से अमीनो अम्ल के लिए 3 कोडन होते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए, आइसोलेशन के लिए 3 अमीनो एसिड होते हैं। कौन कौन से, एयूसी कोडन होते हैं, सॉरी, एयूयू और एयूए। इसी तरीके से एक अमीनो अम्ल के लिए 6 कोडन भी होते हैं, वो कौन सा है, वो है आर्जिनिन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 6 की 6 कोडन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अंतस्थ या फिर नॉनसेंस कोडन होते हैं, या फिर इनको अपन स्टॉप कोडन भी कह देते हैं, इनको क्या कह देते हैं अपन, स्टॉप कोडन भी कह देते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है आपकी, बोबल हाइपोथेसिस, जिसे अपन बोबल परिकल्पना भी कह देते हैं। तो बोबल परिकल्पना जो है प्रपोज किया था, इसको बताया था, प्रतिपादित किया था फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। फ्रांसिस क्रिक ने 1966 के अंदर इसको प्रपोज किया था। जो बोबल परिकल्पना है, ये बताती है कि एक टीआरएनए कई कोडोन को पहचान सकता है, यानी कि मान के चलिए ये टीआरएनए है, ये कई प्रकार के कोडोन को पहचान सकता है। कोडोन पहले 2 बेस टीआरएनए के एंटीकोडोन से सामान्य तरीके से जुड़ते हैं, लेकिन तीसरा बेस जो होता है 3 डैश वाला, थोड़ा लचकदार होता है, यानी वह असामान्य पेयरिंग भी बना सकता है। यानी कि ये जो 2 वाले कोडोन है, ये तो क्या है, सामान्य यानी कि नॉर्मल पेयरिंग करेंगे, लेकिन जो तीसरा जो कोडोन होता है, ये थोड़ा लचीला जुड़ा हुआ था, इसको अपन बोबल पेयरिंग भी कह देते हैं। यही कारण है कि 16 कोडोन होते हैं, लेकिन टीआरएनए की संख्या केवल 45 ही होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जेनेटिक कोड की जो क्या विशेषताएं होती हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अपन ट्रिपलेट कोड की बात कर लेते हैं, तो प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 बेस वाले कोडोन से बनता है। डीजेनरेट कोड की हम यहाँ पे बात करें, तो अधिकांश अमीनो अम्लों के लिए 1 से अधिक कोडोन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अनएम्बिगियस का मतलब क्या होता है, कि एक कोडोन केवल एक ही अमीनो अम्ल के लिए संकेत करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार का ओवरलैपिंग नहीं होती, प्रत्येक जो कोडोन होता है वो स्वतंत्र रूप से पढ़ा जा सकता है। कॉमा लेस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कोडन जो है एक साथ जुड़े होते हैं, कोई भी रुकावट नहीं होती है, बीच में कोई भी कॉमा नहीं देखने को मिलेगा। ये कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि सभी जीवों में कोड समान रहता है, यानी कि सेम कोडन सेम अमीनो एसिड को ही क्या करेगा, कोड करेगा, चाहे वो किसी भी स्पीसीज में हो, ध्यान रखना। इसके बाद इनिशिएशन कोडन जो है एयूजी होता है, मेथियोनिन, जो कि स्टार्ट करता है इसको ट्रांसलेशन को, ठीक है। इसके बाद टर्मिनेशन कोडन होते हैं, ये 3 ही होते हैं, जो कि स्टॉप सिग्नल करते हैं। बोवल पोजीशन होती है, जो कि थर्ड बेस फ्लेक्सिंग होती है पेयरिंग में, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पेयरिंग होती है, तो थर्ड नंबर का जो बेस होता है वो बोवल
आप उसको ओवल कोडॉन भी कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करें रिडंडेंट बट नॉट एम्बिगियस, यानी कि मल्टीपल कोडॉन सेम अमीनो एसिड बट ईच कोडॉन यूनिक मीनिंग, यानी एक से अधिक कोडॉन समान अमीनो अम्ल के लिए हो सकते हैं पर हर कोडॉन का अर्थ क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है। इसी तरीके से हम जीन संकेत के महत्व की बात कर लें, जेनेटिक कोड के सिग्निफिकेंस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखना, न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन के बीच क्या करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन को जोड़ने का काम करते हैं कौन, जेनेटिक कोड। इसके बाद सभी जीवों में समान होने से समान पूर्वज का प्रमाण मिलता है, यानी कि जो कोड है वो कैसे यूनिवर्सल होते हैं, तो ये हमें बताते हैं कि सभी के पूर्वज कैसे हैं, कॉमन एंसेस्टर ही रहे होंगे। इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण में सटीकता बनाए रखते हैं, यानी कि यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि प्रोटीन जो फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रहा है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, यानी कि किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश यहाँ पे नहीं होती है। दूसरा ये क्या करते हैं, म्यूटेशन से हमारी सुरक्षा करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन नहीं हो जाए, किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन होने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। इसके बाद ये फाउंडेशन होते हैं किसकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी की यह क्या है, नींव होती है, क्योंकि इनसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है शुरुआत होती है। एक्सप्लेन हेरिडिटी एंड जीन एक्सप्रेशन, यानी कि इन कोड के द्वारा ही वंशानुक्रम और जीन अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक कोड वाला जो टॉपिक है वो भी अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से यदि आप लास्ट तक आए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है, हमने यहाँ पे 2 टॉपिक जो है वो क्लियर कर लिए। सबसे पहले हमने ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जिसे अनुवादन कहते हैं, और दूसरा हमने जेनेटिक कोड को भी क्या कर लिया, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से 2 टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाते हैं, और ये जो यूनिट है, पहली जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, ये भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ये भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो यदि पसंद आई है, अच्छी लगी है, आपको लग रहा है कि चीज़ें जो हैं अच्छी चल रही हैं, आपको समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक करके मुझे अच्छी बता सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले और ऐसी ही रेगुलर वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। ठीक है, इसके अलावा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और देश से प्यार करिए, माता पिता से प्यार करिए। जय हिंद।